नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम प्रगतिशील कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत ग्राम्य जीवन के प्रति लगाव उस समय के कवियों का कैसा था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हिंदी के अधिकांश प्रगतिशील कवियों का संबंध गांवों से था, इसलिए यह स्वाभाविक है कि उनकी कविता में ग्राम्य जीवन के चित्रण का पर अधिक बल था। नरेंद्र शर्मा केदार, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, त्रिलोचनशील आदि कविताओं में ग्राम्य जीवन की प्रमुखता का यही कारण है। प्रगतिवाद से पूर्व के काव्य में ग्राम्य जीवन की अभिव्यक्ति आमतौर पर रोमानी किस्म की थी, जिसका मूल भाव कुछ इस तरह से था, आह ग्राम्य जीवन भी क्या है। यद्यपि पंत ने अपनी प्रगतिशील कविता की शुरुआत ग्राम्य जीवन की अभिव्यक्ति से ही की थी, यानी उस समय प्रगतिशील से पहले रचनाएं तो गांव के जीवन पर लिखी जा रही थी, लेकिन गांव की जो ठंडी हवा मिलती है, जो वहाँ का अल्लड़पन दिखाई देता है किशोरियों में, जो वहाँ का सौंदर्य दिखाई देता है, उसके बारे में चित्रण था। वहाँ की जो मूल स्थिति थी उसके बारे में चित्रण कब आया? प्रगतिवाद के समय पर। तो किस तरीके से आया देखें। ग्राम्य जीवन में व्याप्त विषमताओं, विडंबनाओं और संघर्षों का जैसा चित्रण प्रगतिशील कविता में मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। इससे पहले कहीं भी इतना जो विषमताओं का या विडंबना का या फिर उसमें के उन ग्रामीणों के संघर्ष का चित्रण इससे पहले कहीं नहीं आया। जैसे प्रेमचंद से पहले प्रेमचंद के गोदान से पहले गांव की समस्या का इतना अच्छा चित्रण किसी ने नहीं किया। उसी तरीके से जो इतना प्रगतिशील कवियों ने काव्य में ग्राम के चित्र को उभारा, उतना किसी ने नहीं उभारा। इसका अर्थ ये नहीं है कि ग्राम्य जीवन के चित्रण में विविधता का अभाव है। प्रगतिशील कवियों ने ग्राम प्रकृति और ग्राम परिवेश में बहुरंगी चित्र अपनी कविताओं में अंकित किए हैं। इस दृष्टि से नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन की कविताएं विशेष रूप से उल्लेखनीय। नागार्जुन की कविता में मिथिलांचल, केदार के यहाँ बुंदेलखंड और त्रिलोचन की कविता में अवध जनपद का सौंदर्य जैसी मूर्तिमान उठाई, यानी 3 जगह की विशेषताएं इनकी रचनाओं में दिखाई देती हैं। नागार्जुन की रचनाओं में मिथिलांचल की जो विशेषताएं हैं और वहाँ की जो सौंदर्य है वो दिखाई देता है। केदार जी की रचना में बुंदेलखंड का जो सौंदर्य है वो दिखाई देता है, और त्रिलोचन की कविता में अवध जनपद का सौंदर्य दिखाई देता है। ये कवि प्रकृति का चित्रण करते हुए कभी भी वहाँ के लोगों और वहाँ के सामाजिक जीवन को नहीं भूलते, यानी प्रकृति के चित्रण में भी वो सामाजिक चित्रण को लाना नहीं भूलते। यानी आप रचना देखेंगे तो इसमें धूप का चित्रण है, लेकिन धूप भी किस तरीके से चित्रण किया है, मतलब वहाँ के आम जनता को उन्होंने धूप में भी प्रवेश दिला दिया। कैसे? केदार की कविता का यह अंश देखिए। धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके से आई बेटी की तरह मगन है। जैसे बेटी मैके में आकर के मगन हो जाती है, खूब खुश होती है, खूब चहक रही होती है, उसी तरीके से धूप जो है चारों तरफ फैली हुई है। यानी एक लड़की से जो है धूप की तुलना कर दी। उपमा भी दी तो कहाँ से? लड़की के उस चंचलपन से, जो चंचलपन उसमें उस समय दिखाई देता है जब वो शादी के बाद अपने मायके लौटती है तो खुशी से पागल हो जाती है, क्योंकि इतने दिन के बाद वो अपने ससुराल गई थी और पहली बार लौट के आई है, तो खुशी से वो कहीं वो फूली नहीं समाती। तो वो वही जो जिस तरीके से वो फूली नहीं समाती, उसी तरीके से सुबह की जो धूप है वो इतनी तेज़ी से चमक रही है, खिलखिला रही है। फूली सरसों की छाती से लिपट गई है, जैसे 2 हमजोली सखियां गले मिली है। और इस तरीके से वो फूली सरसों से इस तरह से मिल गई जैसे 2 सखी जब मायके में आती तो अपनी सहेलियों से मिलने में उसे जितना आनंद आता है, उसी तरीके से धूप को जो है फूलों से मिलने में आनंद आ रहा है। फूल जो खिले हुए हैं उनसे। भैया की बाहों से छूटी भौजाई सी, और लहंगे की लहराती लस्ती हवा चली है। और भैया की बाहों से छूटी भौजाई सी, तो उन्होंने ऐसा लगता है कि कहीं से जैसे छूट करके, जिस तरीके से भाई की बाहों से छूट करके भौजाई अपने मायके जाए और वो या और लोगों के पास जाकर जब मिलती है, ठीक उसी तरीके से हवा भी उसी तरीके से चल रही है जैसे वो एकदम खुशी से पागल होकर के झूमने लगती है। यानी जब एक ये चित्रण एक अलग तरीके का चित्रण है, यानी जिस तरीके से एक
एक अलग किशोरी की युवावस्था का उन्होंने चित्रण किया है। भैया की बाहों से छूटी भौजाई सी लहंगे की लहराती लचती हवा चली और वो इतनी खुशी से उछल करके, यानी चारों तरफ धूप एकदम खिल करके बिखर गई है इस तरीके से। तो उन्होंने धूप जैसी चीज़ में, प्रकृति के सौंदर्य में और मानवीय सौंदर्य का चित्रण कर दिया। ये एक अलग स्थिति है। तो उससे भी कभी जो कवि की विशेषता का पता लगता है कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। प्रगतिशील कविता में व्यक्त ग्राम्य जीवन की विशेषताओं को हम डॉक्टर लल्लन राय के शब्दों में इस तरह भी रख सकते हैं। वस्तुतः प्रगतिशील कवि गांव के जन जीवन में शरीक होकर उनके सुख दुख में सुखी दुखी होते हैं। उनकी कमी और सहानुभूतिपूर्वक रेखांकित करते हुए, उनकी अपार क्षमता से उन्हें परिचित कराते हुए, उनके आसपास छिपे अपार सौंदर्य और वैभव को उद्घाटित करते हुए और उनमें स्वयं रस लेते हुए उन्हीं में एक बनकर सामने आते हैं। उनके साथ होकर, उनके साथ रहकर भी, उन्हीं के भावकल्प से, उन्हीं की दृष्टि से, उनके खेत खलिहान, उनके बाग बगीचों, उनके संध्या प्रातः, उनके सूरज चांद और मेघ, इन कवियों ने अपनी सौंदर्य अनुभूति का माध्यम बनाया। इसलिए उनकी एतद विषयक कविताओं में उनका अपना जीवन भी उच्छल भाव से अभिव्यक्त हुआ है। तो इस तरीके से आज का चित्रण हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर एक प्रवृत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें।